नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र कौन किस पर भारी, जनता की बारी। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का इंतजार खत्म हो गया है और 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों में होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी प्रचार का शोर थमने के बाद ही राज्य में 5 सीटों का आकलन भी शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनावी दंगल में आमने सामने है, कांटे की टक्कर। और वहीं राज्य में कई दिनों से जारी चुनाव प्रचार थमने के बाद गढ़वाल की 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीद के विपरीत पहले से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। स्टार वार और संसाधन उपयोग में कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़ने के बाद भी बीजेपी खेमे में बेचैनी और हड़कंप की स्थिति है। वहीं राज्य की 3 लोकसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जिसमें पौड़ी में गणेश गोदियाल, हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और टिहरी में जोश सिंह गुंसोला के आक्रामक चुनाव प्रचार से कांग्रेस 2024 में नए प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिखाई दे रही है। शुरुआती दौर में जहां इन तीनों सीटों पर बीजेपी का क्लीन स्वीप माना जा रहा था, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद स्थिति काफी बदली नजर आ रही है। वहीं प्रियंका गांधी की चुनावी रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रचार में जुटे और साथ ही 5 सीटों पर जीत का भी दावा कर रहे हैं। अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी मोदी मैजिक और डबल इंजन की रफ्तार के साथ विकास के दावे के जरिए 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रही है। सवाल ये है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में क्या मोदी मैजिक विपक्षी दलों की तैयारियों पर भारी पड़ेगा या फिर बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों के साथ एंटी इनकम्बेंसी विपक्षी दलों का जीत का हथियार बनेगी। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। पहले चरण में ही राज्य की 5 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश भर में 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य की 5 सीटों पर इस बार कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं राज्य की 83,37,000 से अधिक की जनता इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं उत्तराखंड में इस बार 18 से 39 साल तक की उम्र के 40,33,278 युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं उत्तराखंड की जनता का चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आप। उत्तराखंड में रोजगार, पलायन की समस्या और यहाँ का जो चौमुखी विकास है उसके ऊपर फोकस रहेगा। जो भी सरकार इस ओर, जिसने भी इस ओर काम किया है पूर्व में, वही जो है वोटरों को लुभा पाएगी। सरकार तो हम चाहते हैं सर, सरकार ऐसी आनी चाहिए जो माने बेरोजगारों को रोजगार दिलाए और माने जो हमारे जो महंगाई है जो चरण वो कर रही है उसे कम करे, है ना। और इस सरकार ने तो वैसे हमारा कुंडा कर रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो, जो पहले गैस जो था 335 था और आज हम 900 कुछ ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक बार फिर प्रदेश की जनता 5 सीटों से भाजपा के प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएगी। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में है।
एक तरफ जहां बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, तो दूसरी ओर भाजपा सांसदों के प्रति जनता में काफी आक्रोश है। इसके अलावा कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत है कि वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। पूरी तरह से भाजपा में माहौल है। पांचों सीटें हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। जो लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व द्वारा रखा गया है कि हम 5 लाख से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने वाली प्रत्येक सीट पर, और 75% वोट का जो हमने लक्ष्य रखा है उससे भी ऊपर हमको पूरे प्रदेश के अंदर वोट मिलने वाला है। इसके पक्ष में यह है कि कांग्रेस के जनसभाओं में, रैलियों में जो भीड़ हुई वो ऑर्गेनिक भीड़ थी, वो कोई किराए पर भाड़े में लाई हुई भीड़ नहीं थी। और ये सारी भीड़ जो है, जो जनता उसमें आई, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पैरों से यदि जमीन ना खिसकी होती तो फिर इतनी बड़ी तादाद में उन्हें आयात नहीं करने पड़ते नेता। पौड़ी गढ़वाल की अगर सीट की बात करें तो मनीष खंडूरी को आप ले गए, राजेंद्र भंडारी आप ले गए, नवल किशोर आप ले गए, केसर सिंह नेगी आप ले गए। तमाम नेताओं को ले जाने के बाद भी अंत में आपको अपील करवानी पड़ रही है कांग्रेस से गए हुए लोगों से। श्री वीरेंद्र रावत और श्री प्रकाश जोशी जी जो क्रमशः हरिद्वार और नैनीताल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो हमारी भविष्य की संभावनाएं हैं, युवा संभावनाएं हैं, जिनमें हम बहुत कुछ अपने भविष्य का निवेश देखते हैं। और ये निवेश उत्तराखंड के काम आने वाला निवेश है। आप इनको अवसर दें और कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर विजयी बनाएं। कुल मिलाकर राज्य की 5 लोकसभा सीटों में होने वाले मतदान के लिए इंतजार खत्म हो गया है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा डबल इंजन की रफ्तार से विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना समेत तमाम मुद्दों के सहारे जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का चुनावी परिणाम किसके पक्ष में जाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा कि चुनावी शोर जो है, प्रचार है, वो थम चुका है। अब बस कल वोटिंग होगी, यानी कि मतदान की शुरुआत होगी। तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है, लेकिन जो स्थितियां, जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसी बात को लेकर आज देवभूमि के दंगल में चर्चा करते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, राजेश बिष्ट जी से। राजेश जी, क्या लगता है, मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक इस बार काम करेगा? डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के दावे किए जा रहे हैं आम जनता के बीच, चुनावी जनसभाओं से भी खूब वो योजनाएं और वो दावे गिनाए गए आम जनता को, क्या लगता है जनता का? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो इस देश के लोगों द्वारा हमेशा से स्नेह, सम्मान और समर्थन दिया गया है। बीते 10 वर्षों से हमने आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल देखा है, इसमें निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया हुआ है। आज वो कहीं पे भी जाते हैं, सिर्फ स्टार प्रचारक के रूप में नहीं है उनका जो एक अपना व्यक्तित्व रहा है, गरीब परिवार से जो उनका नाता रहा है, युवाओं के साथ जो उनका रिश्ता रहा है, किसान की जब वो बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो ये देश कहीं ना कहीं समझता है कि पहली बार इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर वर्गों की फिक्र करता है। जहां एक और हमारे सैनिक परिवारों की, सैनिक भाइयों की सुरक्षा की बात आती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे नजर आती है। और जहां तक हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मैं ये समझ के चलता हूं कि इस प्रदेश की 85 लाख मतदाताओं ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बारी का जो मार्जिन रहा है उससे भी बड़ा अच्छा मार्जिन बना के देना। और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता को मिला हुआ है कि हमने 5 लाख के मार्जिन के साथ इन 5 सीटों को विजयी बना के फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। तो कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं लोगों के बीच में। और जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है वो इस प्रदेश को कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में लाने का काम हो रहा है। चलिए, उम्मीदें तो कांग्रेस को भी बहुत है,
उम्मीद कांग्रेस को भी बहुत नजर आ रही है कि भाई जीत हमारी होगी। जिस तरीके से ऑर्गेनिक भीड़ इस चुनावी जनसभा के दौरान, रैली के दौरान दिखाई दी, तो ये ऑर्गेनिक भीड़ है और जन समर्थन मिल रहा है विपक्ष को। अब विपक्ष को भी बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं। मंजू त्रिपाठी जी से जान लेते हैं फिलहाल जीत को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरीके से ये जता रही है कि अब ये सीटें हमारी हैं। 5 सीटों में जीत विपक्ष की। बिल्कुल सोनी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे आप जो नेता हैं वो दिन रात अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आप देख ही रही हैं पौड़ी में आपने देखा, हरिद्वार में, नैनीताल में, सभी सीटों पे लोग जो है इतने उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि भाई अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, त्रस्त आ चुके हैं। अभी भाई बिष्ट ने कहा कि मोदी जी को बड़ा समर्थन दे रही है जनता, अपना आशीर्वाद दे रही, प्यार दे रही। अरे भाई, आशीर्वाद, प्यार, समर्थन दिया था कि नौकरियां छीन लो, परमानेंट नौकरियां छीन लो। जो सेना में लोग पेंशन लेकर रिटायर होते थे, जवान भर्ती होते थे, अफसर होकर रिटायर होते थे, इतने अटेम्प्ट उनको अफसर बनने के लिए दिए जाते हैं। 4 साल में की नौकरी देके आपने वो सब छीन लिया, उनके परिवार के मुंह से निवाला तक छीन लिया। इसलिए मोदी जी को समर्थन दिया था, इसलिए दिया था कि बैकडोर भर्ती घोटाले होते रहे, इसलिए दिया था कि आप बड़े बड़े जुमलेबाजी करते रहे, नारी सुरक्षा की आप बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए भाई। आज तक आपके बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए तो गिनती गिनाने आए कि हमारे ये स्टार प्रचारक आए, ये स्टार प्रचारक आए, ये स्टार प्रचारक, लेकिन किसी ने इस राज्य के हित की बात नहीं की। न वो अग्निवीर पे बोले और न अंकिता हत्याकांड पर बोले। तो बिल्कुल मंजू जी, वो तमाम मुद्दे ऐसे हैं और जिस तरीके से जनता की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अगर उस आधार पर बात की जाए, क्योंकि आम जनता को चाहिए बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, वो तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। और विपक्ष, मंजू जी, आप लोग लगातार ये मुद्दे उठा भी रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर आप आम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। आप पौड़ी गढ़वाल सीट का जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट बैंक वर्चस्व की लड़ाई है और ये साथ ये समर्थन किस ओर जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम करेगा इस बार? अनम्यूट करें। सोनी जी, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनते बोलते बन नहीं रहा था। यही कारण है कि हम सफल रहे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, नेताओं को पहाड़ से खदेड़ने में इनके स्टार प्रचारकों की हिम्मत नहीं हुई कि ये पहाड़ में जनसभा कर सके। यही कारण है कि भाजपा रुद्रपुर और ऋषिकेश में सिमट गई, कोटद्वार में सिमट गई और कमोवेश कांग्रेस की भी वही स्थिति रही। हमारे मुद्दे थे जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार पर क्या हुआ? इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव गोद लिए उस पे क्या हुआ? अंकिता हत्याकांड, ममता भोगना हत्याकांड, किरण नेगी हत्याकांड पे क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बनते बोलते बन नहीं रहा था। हमने हाकिम का हाकिम कौन, मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा और क्यों मुख्यमंत्री का पीएस उपाध्याय तड़ी पार होकर जेल में पड़ा हुआ है, ये जब हमने मुद्दे जनता के बीच में रखे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव से खदेड़ा गया ये कहकर कि तुम झूठे हो, तुमने गांव गोद में लिए, वहां पानी नहीं है। दुगड्डा का उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि हनुमंती में बलूनी गो बैक के नारे लगे, क्योंकि वो गांव हनुमंती में जो गोद लिया था उस गांव में ना सड़क था ना पानी था। वहां अगर बेटी की शादी करना हो तो कोई दुगड्डा आके करना पड़ता था। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर इस बार उत्तराखंड क्रांति दल अपने स्थानीय मुद्दों पर जनता को समझाने में सफल रही और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता इतने घबराए कि ये पहाड़ चढ़ने से ही डर गए। एक तरफ बॉबी पवार का दबाव था, इनको ये था कहीं नौजवान कहीं इनकी रैली फेल ना कर दें, ये इसलिए ऊपर नहीं चढ़े। और ये साबित हो गया कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैदान के लोगों को गुमराह कर उत्तराखंड की सत्ता
पाना चाहते हैं। हमने जनता से खुलकर नुक्कड़ संवाद किए और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई कि हमारी कोटद्वार की सभा को इन्होंने पुलिस के माध्यम से डिस्टर्ब किया। हमारे प्रत्याशी को घर में गाड़ी खड़ी करने नहीं दी, क्रेन लगा के खड़ी गाड़ी उठाने की बात करने लगे। हमारा प्रचार 2 दिन पहले पुलिस ने रोक दिया, ये कहकर के तुम्हारे ने जो है अपना ब्यौरा सही नहीं दिया, तुम्हारा चलिए शांति प्रसाद जी, आपके आधार पर जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, जल, जंगल, जमीन और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो जनता का है वो समर्थन लग रहा है कि आपको ये समर्थन उसी ओर जाने वाला है इन्हीं मुद्दों के आधार पर। बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सेठी जी। नरेंद्र जी, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के दावे और वादे और काम किया गया उस आधार पर जन समर्थन उस ओर जाएगा, या फिर विपक्ष जो पूरी तरीके से खास तौर पर अब चुनाव प्रचार का जो शोर थमा उसके बाद इन तीनों गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल की सीट को लेकर पूरी तरीके से जीत हासिल होगी, पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंस विपक्ष का नजर आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? सोनी जी, जो इस समय पूरा का पूरा अब 24 घंटे शेष बचे हैं, 24 से भी कम समय बचा है, 12-14 घंटे बचे हैं, तो जिसमें ये तय होना है, चुनौती जो सबसे बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, वो कांग्रेस के सामने है चुनौती, क्योंकि पिछली 2 मर्तबा से वो संसद से बाहर हैं उत्तराखंड के अगर नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। कांग्रेस ने तैयारी शुरू की और अपना बहुत अहम उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी तैयार की, लेकिन उन्होंने काफी देर से करी। उससे पहले उनका जो समय प्रिपरेशन में लगना चाहिए था और पूरी चुनाव की एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी, किस तरीके से हमने 5 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ और सब चीजें मजबूत करनी है, वो इन्होंने टांग खिंचाई में कर दी और आपस की लड़ाई में बिता दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे अभी हमने सुना डिबेट से शुरू होने से पहले कि जो इनके एक विधायक के समेत कई सारे नेता पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उन्होंने रुख देखा कि यहाँ का झगड़ा अभी खुद ही नहीं निपट रहा, तो अभी हमारे को क्या ही निपटाएंगे। और देखिए, जनता को आप 83 लाख जो मतदाता है यहाँ का, वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक तरफा किसी को इतना बरगला दिया कि सब आपको वोट दे देंगे। उनको नजर आता है, वो जनता अगर किसी कॉस्ट पर महंगाई को भी टॉलरेट कर रही है और उसके बावजूद कह रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, तो सोच लीजिए कि जो कांग्रेस की जो अनुशासनहीनता है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है। कांग्रेस को एक बार दोबारा पुनर्विचार करना पड़ेगा, अपने पूरे संगठन के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो वाली स्थिति को वापस लेके आए जो 2014 से पहले 2009 में थे। कम से कम जो वोट के हार जीत का अंतर जो बढ़ता चला गया 2014 के बाद, जो 1.5 लाख था 75,000 था, वो बढ़ के 2.5 लाख हो गया। तो इस बार ये वोट का अंतर भी ये स्पष्ट करेगा कि कौन नेता कितना अपना लोकप्रिय है, क्योंकि जनता को एक चीज तो बहुत स्पष्ट नजर आती है मतदाता को, वो ये भी देख लेता है कि कौन स्थानीय है, किसका योगदान रहा। बिल्कुल। और उसके अलावा आप ये देखिए कि एक सांसद के पास 5 साल की अपनी अवधि में 5 साल की अवधि में एक सांसद के पास जो सांसद निधि होती है, अगर आप 5 सांसदों का अगर वो भी उठाएंगे, चिट्ठा भी उठाएंगे, तो हमें एक चीज दिखती है कि बहुत ज्यादा सांसद निधि खर्च करने में उन्होंने बहुत जो प्रयास करने चाहिए थे वो नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता उनसे संतुष्ट है। खर्च करता है नरेंद्र जी, जो स्ट्रेटेजी है उस सांसद निधि, मुझे लगता है कोई भी सांसद जल्दी खर्च करने के लिए राजी नहीं होता है। नहीं करता है सोनी जी, करता है। ये कोई हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए थोड़ी होती है सांसद नीति, सांसद नीति खर्च करने के लिए ही होती है। और जो उसके बावजूद भी अगर देखिए, अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मतदाता उनको वोट दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो प्राथमिकताएं हैं मतदाता की, वो प्राथमिकताएं सबसे अलग हटके हैं। वो कुछ और चाहते हैं देश के लिए, वो चाहते हैं कि देश को एक स्थायी और एक अच्छी सोच वाला, उसके अंदर भारतीयता भी झलकनी चाहिए, इस तरीके का दल चुन के दें। चलिए, फिलहाल पौड़ी, हरिद्वार और जो ये सीटें हैं गढ़वाल, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर, और जिस तरीके से अब जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें या कांग्रेस का,
यहाँ पर अपनी अपनी जीत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस आधार पर लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दे और अपनी जो ज़रूरत है, एक महंगाई, बेरोजगारी, और इसी पर वो जनता जो है कह रही है ऐसा नेता हमें चाहिए जो हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करे। तो अब इन ज़रूरतों के हिसाब से कौन इस कसौटी पर खरा उतरेगा, और बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं राजेश बिष्ट जी का, क्योंकि हरिद्वार सीट भी राजनीतिक सियासतदानों के लिए बेहद अहम है। यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं राजेश जी, क्या लगता है? सोनी जी, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 और 2019 के अंदर अपना प्रदर्शन किया है, और जो इस देश की जनता, खासतौर पे जब अभी उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है, तो यहाँ की जो सम्मानित जनता है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे और खास तौर पे पिछले 2.5 से 3 वर्षों का कार्यकाल जो यहाँ के युवा और अनुभवी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पे मोहर लगाई है। ये बात इस तरफ संकेत करते हैं कि इस समय का जो चुनाव है, इसका जो मत प्रतिशत है, ये पुराने चुनाव के मत प्रतिशत से भी बेहतर होने वाला है। अभी मैं अपने साथी को सुन रहा था यूकेडी के, बड़े कमाल और हैरानी की बात है कि 5 लोकसभा संसदीय सीटों पे इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये 4 की बात नहीं कर रहे हैं, ये 4 के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, ये कहते हैं हमारे समर्थित जो साथी बॉबी पवार लड़ रहे हैं, युवा साथी हैं, उनको वोट देने। जो बड़ी हैरानी है कि जो पार्टी 44 से 45 साल पुरानी पार्टी है, जो इस उत्तराखंड के आंदोलन में प्रमुखता से आगे आई, जिस पार्टी को समय समय पे लोगों ने मान सम्मान समर्थन दिया, आज उस पार्टी के पास अगर एक ग्राम प्रधान स्तर का भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो यही वजह है कि इनके जो कार्यकर्ता, भाई साहब एक सेकंड निवेदन है, मेरा निवेदन है शांति प्रसाद जी, मैं बीच में बोलता रहूंगा, आपके कोई फायदा नहीं होगा, मैं बीच में बोलता रहूंगा आपके। भाई साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है राजेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। आप अस्तित्वहीन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी अस्तित्व में ना अब आएगी ना आने वाले 25 साल आने वाली है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास नेतृत्व विहीन लोग हैं, आपके पास कोई मिशन नहीं है, आपके पास इस प्रदेश के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी बात पूरी। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, इस बात का जवाब दीजिएगा, पहले बात पूरी हो जाए। राजेश जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। आप लोग मुद्दे से भटके हुए लोग हैं, इसलिए प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम ना करें आप। ठीक है राजेश जी, राजेश जी, बात पूरी कर लीजिए। आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते, लोकसभा में आप तैयारी की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप समर्थन दे रहे हैं जहां आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप कहीं नहीं जीत रहे, आप जमानत भी बच जाए, आपकी बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है राजेश जी, राजेश जी बात को पूरा कर लीजिए। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बात पूरी कर लीजिए, इसके बाद जवाब लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, आपको करारा जवाब दिया जाएगा। आप सोनी जी ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। शांति प्रसाद जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है? आप बताइए, आप लोग डिबेट को डिरेल करते हैं, ठीक है? राजेश जी, राजेश जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास ना विजन है और ना नेता है, ये समय समय पर दल बदलने वाले लोग हैं। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, थोड़ी सी शांति रखिए। शांति प्रसाद जी, 1 मिनट। शांति प्रसाद जी, वाले पॉलिटिशियंस हैं, ये इस प्रदेश के मुद्दों पे रोटी सेकने वाले। शांति प्रसाद जी, जवाब आपसे लेंगे, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। कह रहा हूं सोनी जी, अगर बीच में इस तरह से ठीक है राजेश जी, आपकी बात पूरी हुई। आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट होता है। आप जवाब दीजिए, इसके बाद हम शांति प्रसाद जी से जवाब लेंगे। अपनी बात को पूरा करिए राजेश जी। ये पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, नेतृत्व विहीन पार्टी है, ये इस प्रदेश के मुद्दों पे रोटी सेकने वाली पार्टी है, इसीलिए इनके पास ना नेता है ना नेतृत्व है। अब देख लीजिए सोनी जी, इस तरह से होनी है डिबेट। चलिए ठीक है, हम मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। ये इस तरीके से डिबेट नहीं होती ना राजेश जी और शांति प्रसाद जी, आप दोनों से ही हम इस बात का जिक्र करेंगे कि जब एक शांत होगा, एक की बात तो पूरी सुन लीजिए पहले। आप कुछ नहीं बोल सकते शांति प्रसाद जी, शांति बना के रखिए, आप कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या हो, यही पूछ रहा हूँ, क्या हो आप?
क्या किया आपने उत्तराखंड के लिए? वाले लोग हो आप। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, कहीं खड़े नहीं हो। राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए म्यूट कर दीजिए। लोकसभा की बातें कर रहे हो। राजेश जी, शांति प्रसाद जी, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। झूठ बोलते हैं दबा दबा के। बता देंगे यही बता रहे हो आपको। एक मिनट, ग्राम प्रधान की बताओ। राजेश जी, प्रधान का चुनाव जीत के दिखाओ पहले। कहाँ ग्राम प्रधान के चुनाव में आप चले गए? बैठ के बकवास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। राजेश जी प्लीज, भाजपा की बकवास कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट पे बैठ के। चलिए ठीक है, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। अरे तो मुद्दा भी ठीक है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि के चुनावी दंगल में खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम पांचों लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए, क्योंकि ये खास मेहमान जब भी मुद्दे की बात करो या कोई सटीक सवाल पूछो तो ये जवाब देने की बजाय आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिबेट की गरिमा को बनाए रखें तो बेहतर रहेगा, ताकि वो बातें भी क्लियर हो जाएं और वो रणनीति भी साफ हो जाए। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी और राजेश बिष्ट जी, आप दोनों से ही अनुरोध है इस बात का। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, देखा जाए तो हरिद्वार सीट भी यहाँ पर बेहद अहम है और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। हरिद्वार सीट से कुल जो प्रत्याशी हैं वो 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पौड़ी गढ़वाल का जिक्र किया जाए तो 13 प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण वोटर्स का थोड़ा सा वर्चस्व ज़्यादा नजर आ रहा है। हरिद्वार से आपके जो वीरेंद्र रावत हैं, पौड़ी से गणेश गोदियाल, टेहरे से जोत सिंह गुंसोला, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे, या वो तमाम मुद्दे जो आप लोग उठा रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर जनता आपको जन समर्थन देगी? टक्कर दे पाएंगे नहीं, दे रहे हैं। हर जगह आप देख रही हैं कि इस समय जनता जो है बिल्कुल बदलाव चाह रही है। अभी आपने योगी जी का भी भाषण सुनाया बीच में, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, स्टार प्रचारक बन के आ रहे हैं, वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे, खाली जनता को जबरदस्ती उगलवाने की बात करें। अब की बार अरे भाई अपनी रिपोर्ट कार्ड तो पेश करिए, आपने इन 10 वर्षों में किया क्या? अब की बार 400 पार, ये किसको सुना रहे हैं आप? 400 पार, फलाना पार, 500 पार, आपने क्या गिनती पहले ही कर ली? आप ये तो बताइए 10 वर्षों में आपने किया क्या? 10 वर्षों में अपना रिपोर्ट कार्ड। अरे भाई, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो अभी 4 दिन पहले जारी हुआ, उस पार्टी के घमंड का क्या कहना? खाली जुमलेबाजी। भर्ती घोटाले पे बात नहीं करना, अंकिता हत्याकांड पे बात नहीं, बेरोजगारी पे बात नहीं करना, भू कानून पे बात नहीं करना, नारी सुरक्षा पे बात नहीं करना, किसानों के न्याय की बात नहीं करना, युवाओं के न्याय की बात नहीं करना, श्रमिकों के न्याय की बात नहीं, खाली अब की बार। अरे भाई, ये क्या है? ये किसको ठगने का आप बात कर रहे हैं? आप अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना, अपने मुद्दे गिनाइए ना कि आपने क्या किया है, क्या आपने हासिल किया है। फालतू चीजों में खाली गिनती गिना रहे, मेरे ये स्टार प्रचारक आए, मेरे वो स्टार प्रचारक आए, वो आए। अरे भाई आए, हम कहते हैं आए, हमने कब डिनाई किया कि नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्या बात की? इस पहाड़ के हित के लिए क्या कहा? अग्निपीर पर वो बोले, अंकिता हत्याकांड पर बोले, किसी घोटाले पर वो बोले, खाली अब की बार। अरे भाई, जनता को तोता क्यों बना रहे हो? वी डोंट वांट नहीं, लगातार मंजू जी ये कहा जा रहा है कि एक्टिव तो हुआ विपक्ष, लेकिन काफी लेट लतीफी के साथ। तो क्या लगता है वो जगह बना पाएंगे आप लोग? मुझे लगी जो लोगों ने कहा कांग्रेस ने लेट लतीफे, अरे भाई इस पार्टी को तो आपने सेठी जी ने टच ही नहीं किया कि 4 दिन पहले आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। हमारे नेता तो पूरे साल लगे हुए हैं, कैसे कांग्रेस ने लेट किया? हम तो दिन रात जनता के बीच में पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम कोई हवाई यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, हम तो दिन रात लगे हुए हैं।
राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, सबके न्याय की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लेट कर रहे हैं। क्यों लेट कर रहे हैं? तो इसलिए अब जनता को समझना होगा कि इनकी जुमलेबाजी से, और जनता बहुत हद तक समझ चुकी है, युवा समझ चुके हैं, महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये गवर्नमेंट जो है खाली और खाली जुमलेबाजी करती है और कुछ नहीं। इसलिए अब जो है जनता बना चुकी है। अतः मैं अब यही कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी अब बोल गया, मोदी का शासन डोल गया। क्यों ऐसे ही लग रहा है? राजेश जी, मंजू जी की बात का जवाब ले लेते हैं आपसे। 400 पार का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने जो नारा इस समय देश में चल रहा है, 140 करोड़ भारतीय जिस नारे को दिन भर राम नाम की तरह जप रहे हैं, वही नारा मेरी बहन ने जपा है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी बहन को। जपा नहीं है जी, फिर वही बात आ गई, मैं भी बोल देता हूँ बीच में, ऐसे मत करो। मैं यही आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, आपका टर्न है, आप सब कुछ बोलो। ठीक है। जिस प्रकार से मैं शांति से आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए प्लीज। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरह से 400 पार की बात कर रही है, निश्चित रूप से 400 पार कर रही है। और जहां तक जमानत बचाने की बात है, दोनों पार्टियां, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक प्रादेशिक पार्टी, मुझे लगता है जमानत बचाने की होड़ में कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, उसमें इनकी प्रतिस्पर्धा जरूर चल रही होगी। शुरुआत से जब हमने देखा कि कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के पास एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो अपने मन से कहे कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। और प्रत्येक कैंडिडेट ने जब उनसे पूछा गया तो पूरे जोर और शोर से उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को लड़ने की स्थिति में नहीं है। और अभी जैसे देखा कि इनके टिकट के बंटवारे किस तरह से हुए, किस तरह से पार्टी में दिन रात कलह चल रही है, बार बार कांग्रेस पार्टी के इतने बड़ी फेरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में, जिसने बीते दिनों में तो उसके लिए तो विपक्ष बोल रहा है ना कि आपका कुनबा बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनेताओं को। हम ये मान के चलते हैं यशपाल आर्य जी को, भरत सिंह रावत जी को, संजीव आर्य जी को भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने बुलाया होगा। इसका मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी में थे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं बुलाया, बिल्कुल तो फिर नहीं क्यों बुलाया। लिया आपने पार्टी में उनको? बहन जी, क्यों लिया आपने? क्यों यशपाल आर्य जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया? की तरह उनको ले रहे हैं। कह रहा हूँ, ये पार्टी में आना और जाना ये निरंतर चलता रहता है। आपके यहाँ भ्रष्टाचारी बिल्कुल धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन तो कह रहा, जो भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ धुल जाते हैं उन्हें आप दोबारा लेके नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। यही तो करते हैं आप लोग, कि आपको जब लगता है कि हमारे नेता को आप लेके गए, वो तो अगर वापस आए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के लोगों ने नकारा, 2022 के चुनाव में नकारा, 2019 के लोकसभा में नकार दिया और 24 में भी आप लोगों को नकार रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ, राष्ट्रीय पार्टियां कम से कम जमानत बचाने लायक अगर आपके पास मत प्रतिशत आ जाए तो आपको उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जैसी हालत कांग्रेस की देश के अंदर हो रही है, आपकी जमानत बचना बहुत मुश्किल है। आप एक कोशिश जरूर कीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल से सेकंड नंबर में आ जाइएगा। ऐसा ना हो कि वहां पे भी आपका अस्तित्व खत्म हो जाए, उसे बचाने के लिए खोई हुई जमीन वापस मिल पाएगी कांग्रेस को, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया है। नरेंद्र, तो बिल्कुल हो ही गया है, क्योंकि देखिए जब काम नहीं करेंगे, इसी कमरों में बैठ के भाषण करेंगे और जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस पे अपनी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे, तो जनता इन्हें क्यों पूछेगी? हम 60 साल नरेंद्र जी से था, नरेंद्र जी से, राजेश जी आते हैं आपके पास, नरेंद्र जी से था जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है, कंटिन्यू। अनम्यूट है जी जी। जब लोकतांत्रिक तरीके से एक निर्वाचन के बाद सरकार चुन के आती है, हम इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए मतदान बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो अपने भरसक प्रयास में लगा है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसके बावजूद भी अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जनता कुछ नेताओं से, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस, वो जनप्रतिनिधियों से कुछ ऊब चुकी है और वो नोटा का बटन दबा रहे हैं कुछ, और यहाँ वोट देने ही नहीं जा रहे। और एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, उन्होंने खुशवंत सिंह, उन्होंने कहा है कि बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय दोज गुड पीपल हु डू नॉट वोट। हम ये सोचे हम घर बैठे हैं, हम वोट ही नहीं देने जाएंगे, और क्योंकि कोई भी प्रत्याशी ढंग का नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो हम एक खराब नेता को चुन देंगे। तो एक स्थिति, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे यहाँ मत प्रतिशत जो कम होता है, उसको अगर मत प्रतिशत बढ़ता है तो चुनावी नतीजे कुछ अलग तरीके से आएंगे, ये भी मेरा मानना है। और
जहां तक बात अभी समझाने की है, ये बेशक चाहे कांग्रेस हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, वो ये सोचें कि हमारे वाकपटुता हमारे में इतनी ज्यादा है कि हम मतदाता को या अपने श्रोता को प्रभावित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतदाता जो है वो इतना सजग, इतना समझदार, इतना चतुर है वो कि उसने अपनी अंतर की उसकी जो नीति है उसको वो जाहिर भी नहीं होने देगा पोलिंग बूथ तक जाने तक भी। और लेकिन ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है कांग्रेस के लिए। मंजू जी ने कहा कि मैंने 4 दिन पहले का उनका घोषणा पत्र का जिक्र नहीं किया, ऐसा कोई मेरा मंतव्य नहीं था कि मैं जानबूझकर उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन कुछ भी हो, जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों का जो भी दल पालन नहीं करता तो उसको लोकतांत्रिक कहलाने का भी अधिकार नहीं है। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ये साबित हो जाएगा कि जनता ने क्या अपना रुख अपनाया है। वो वास्तव में चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या बाकी मुद्दे, उनको सबको किनारे करके वो कुछ अलग चाहती है। वो देश में शांति चाहती है या प्रगति चाहती है या विकास चाहती है, अच्छी सड़कें चाहती है। राजनीतिक समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं या राजनेता नरेंद्र जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं जो रणनीति है वो केंद्रीय मुद्दों के आधार पर है और कांग्रेस लगातार उन मुद्दों को उठा रही है जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो मुझे लगता है क्षेत्र में लोकल में रहने वाले हर एक शख्स की जरूरत है, उस मुद्दे को भी आधार बना रही है। लेकिन इन मुद्दों के आधार पर क्या जन समर्थन मिलेगा, क्या वैसी रणनीति है विपक्ष के पास, ये भी बड़ा सोचने वाला विषय है। क्योंकि देखिए, मतदाता के सामने पहले एक टाइम होता था कि अगर पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया है तो दूसरी पार्टी चुनाव हार जाती थी। आज आप चाहे 20 रुपए कर लीजिए पेट्रोल को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। जनता की आज जो प्राथमिकताएं हैं, मतदाता की जो आज जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरी तरीके से भिन्न हैं। उनकी प्राथमिकताएं कहीं पे भी ये नहीं है कि वो महंगाई को या उसको दूसरी चीज को, वो भ्रष्टाचार को भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो कानून व्यवस्था और जो भारतीयता की बात है उसको लेकर वो कहीं समझौता करने के मूड में नहीं है जनता। और मुझे लगता है कि उसी के ऊपर शायद ये मतदान होने जा रहा है। बिल्कुल। शांति प्रसाद जी, मतदाता का रुख किस ओर, मत प्रतिशत बढ़ने की क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है? और जैसा कि नरेंद्र जी ने कहा, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक लोकतंत्र और संविधान के साथ जिस तरीके से जो भी राजनीति निकलकर सामने आ रही है या जो हमारे राजनेता बातें कर रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि जनता भी अब बहुत सजग हो चुकी है? की बात से मैं सहमत हूं। जनता इस 2 चुनाव में तो ये देखा गया है कि जनता ने महंगाई को दरकिनार किया, अपनी सुरक्षा को, राष्ट्र को महत्व दिया। और उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट दिया है। ये जनता की ईमानदारी है कि राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टी को वोट दिया। मगर जिन बुनियादी सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था, अब 10 साल में भी उसका जवाब ना लें। जनता पूछ तो रही है, 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात हुई तो क्या हुआ उस पर? जनता यही तो पूछ रही है कि भाई उत्तराखंड में सड़कों पे प्रसव हो रहा है तो जनता सवाल ना करे। अब अनिल बलूनी जी कह रहे हैं कि मुझे 5 साल जब वो सांसद रहे राज्यसभा, तो मैदावन रिखड़ी खाल मोटर मार्ग के लिए एक बलोदा लड़का है, उसने जब फोन किया तो उनको बोलते हुए मुझे फोन करके परेशान मत करो, मेरी नींद खराब मत किया करो। जब सिंगताली पुल की बात आई तो इन्हीं बलूनी जी ने ये कहा कि मैं मेरा चिट्ठी से कल सिंगताली पुल शुरू हो जाएगा, अभी तक सिंगताली का पुल नहीं बना। अब वहां के लोग बोल रहे हैं तो कह रहे हैं मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। अब वो जब चुनाव में आ गए तो अब ये कह रहे हैं बस अब मुझे मौका दे दो, अब उत्तराखंड में बहुत विकास करूंगा मैं। इसका मतलब 23 साल तक आपने विकास नहीं किया। अपनी ही बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस रहे हैं। हम कहां गलत कह रहे हैं भाई? जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, वन अधिनियम में परिवर्तन तो केंद्र का कानून है, आप क्या उसको ठीक नहीं करोगे? हम बोले तो पाप। हम ये कह रहे हैं तुम्हें बंगालियों को मूल निवास की तो चिंता हो रही है, मगर उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की बात हो रही है, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हो। हम कह रहे हो हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया, पहाड़ से पलायन हो रहा है, भाई भू कानून लगाओ ताकि पहाड़ की जमीनें ना बिके। अब इस पे आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। अब की बार अगर यहाँ पर अमित शाह जी आए हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार गांव के लोग ये भी तो बोल रहे हैं आओ जरा घर के पार लगेंगे 4, तो उसको भी तो बोलो कि हाँ भाई जनता हमको मारने की बात भी कर रही है। मगर क्या करें,
पैसे के दम पर, संसाधनों के उसमें सत्ता का दुरुपयोग कर कर पूरी कांग्रेस को भाजपा में मिला। ठीक है शांति प्रसाद जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं राजेश जी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मंजू जी का रुख करेंगे। राजेश जी, विपक्ष का ये आरोप लगातार सामने आ रहा है कि आप लोग भाई मुद्दे पर बात नहीं करते, और ये जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि भू कानून, मूल निवास, ये लगातार उठाया जा रहा है ये मुद्दा, और एक लंबे अरसे से इस पर बात ना करने की कोई खास वजह? सोनी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि जो लोग पहाड़ से पलायन करके मैदानी इलाकों में बैठे हुए हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, इसी कमरों में बैठे हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। और यही कुंठा है कि पहाड़ का व्यक्ति आगे उन्नति नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो भरसक प्रयास इस उत्तराखंड को आगे अग्रणीय राज्यों में करने की कोशिश करी, उसमें अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। इनके कहने से, इनकी बौखलाहट से इनकी सिर्फ हार नजर आ रही है। इनके पास मुद्दे क्या है, ये क्या बात करते हैं आज? फिर वही बात आ गई, शांति जी, शांति रखो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उम्र में भी पड़े हो और इतना आपको पता नहीं अनुभव होने के बाद आपकी आदत खराब है या आदत से मजबूर हो आप। मैं कह रहा हूँ आदत से मजबूर हो आप इतनी उम्रदार व्यक्ति हो, बिल्कुल भी गरिमा नहीं है आपके अंदर, अनुशासन जैसी चीज नहीं है। ठीक है, अनुशासन नहीं है आपके अंदर। शांति प्रसाद जी, जवाब लेते हैं। अनुशासनहीनता की वजह से ही लोगों के बीच में उत्तराखंडी के नाम पर आप लोग बिल्कुल बेकार लोग हो, इसीलिए लोग पसंद नहीं कर रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब नहीं देना है, वो एंकर को हटा दीजिए, आप बैठ जाइए, मैं आप ही से कर लेता हूँ बात। पहले आप इस तरह का आचरण पेश मत करो मीडिया में। चलिए ठीक है राजेश जी, चरित्र है वो दिख रहा है यहाँ पे पार्टी का, तो इसलिए जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो एटलीस्ट उसकी गरिमा बनाओ। हो सकता है कि ऐसी हालत में लोग आपको, मैं जमानत की बात करूं, उससे भी बुरा हाल आप लोगों का हो जाए। उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कोई भी दल हो, उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इस प्रदेश की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं, सोनी जी मेरा निवेदन है कि या तो आप मुझे डिबेट से इस तरह से, अगर आपने बीच बीच में नहीं कंट्रोल करनी है चीजों को, तो आप या तो इन्हें हटा दीजिए या मुझे हटा दीजिए। किस को कंट्रोल करें सर? आप तो अनुशासन की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरीके से हमें गरिमा में रहना चाहिए। आप अपनी बात को पूरा करिए। शांति प्रसाद जी प्लीज बीच में मत बोलिए, जब बात पूरी हो जाए तभी बोलिए। और मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं ये बात। मंजू जी बीच में नहीं, आपसे सवाल जब करेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। राजेश जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। पूरी हो गई आपकी बात? आप देख ही नहीं किस तरह से पूरी हुई है। आप सहमत हो तो पूरी हो गई है। नहीं, बात को पूरा कर लीजिए। इनसे एक बार फिर से पूछ लीजिए कि अगर इन्होंने बीच में बोलना तो पहले ये बोल दे, मैं बोल दूंगा। इतना टाइम नहीं होता राजेश जी, प्लीज अपनी बात को पूरा करिए, आगे मैं ये समझ के चल रहा हूं कि ये जो पार्टियां इस समय उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है, कहीं से कहीं अस्तित्व में नहीं है। ये ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने लायक स्थिति में नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं में अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए लड़ रहे हैं कि हम दल के रूप में इस प्रदेश के अंदर जीवंत हैं। ये प्रदेश में होने वाले मुद्दों के अंदर इन्होंने कभी आवाज मुखर नहीं करी है। इनकी प्राथमिकता रही है कि प्रदेश के अंदर कोई भी मुद्दे होते हैं तो उन पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ठीक है, अल्मोड़ा सीट को लेकर क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं राजेश जी? क्योंकि यहाँ पर महिला वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, युवा वोटर्स भी काफी ज्यादा हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि विपक्ष वही मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के और महंगाई के। क्या लगता है आपको? देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार 3 तलाक कानून को महिलाओं के कानून बना के इस देश को दिया गया है, वो महिलाओं के हित का कानून है। जिस प्रकार से 33% आरक्षण राजनीति में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस देश को दिया गया, वो अपने आप में उदाहरण है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी वो ये मानते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 5 प्रत्याशी जिस तरह से पुरुष कैंडिडेट्स रहे, वो आपके सामने है कि इनके पास एजेंडा क्या है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से यूसीसी जैसा कानून इस उत्तराखंड के अंदर आया है और देश का सबसे पहला राज्य बना यूसीसी देने वाला, वो भी महिलाओं को सम्मान और उनको अधिकार देने वाला कानून। चलिए मंजू त्रिपाठी जी, कुछ बड़े मुद्दे रहे जिसको लगातार चुनावी मंचों से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि धारा 370 हटा दी गई और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। तो क्या लगता है इन मुद्दों के आधार पर जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा या फिर विपक्ष के मुद्दों के आधार पर? पूछना चाहूंगी कि जब इतना कुछ आपने हित सोचा तो अंकिता हत्याकांड के हत्यारे को, उस वीआईपी को लाके क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं?
आप एक उसको काम तो कर खड़ा लीजिए कर बहन जी, दीजिए। क्या आप अंकिता किसी की बेटी जुडिशरी नहीं है? जुडिशरी क्या वह में पहाड़ की बेटी नहीं है? 73 आप साल एक के काम कर नरेंद्र लीजिए, बेहतर ये नहीं, होगा, अब मुझे बोलने बेहतर दीजिए। ये होगा। नहीं 73 बोलने साल दीजिए, आपने के सवाल राजेश जी, मेरे अभी आप कह रहे थे ना, मेरा नाम लेके सवाल पूछा मुझसे। इस राज्य का बेटा बहन अपने जी, आप आपने को मेरा कह रहे नाम हैं, लेके तो सवाल अंकिता पूछा है। अंकिता आपने कौन है? मेरा नाम लेके सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। मैं ठीक पूछ है। रही हूँ आप एक कि काम कर अंकिता दीजिए, कौन सिटिंग है? जज को हटा के इसलिए जुडिशरी सिर्फ कर और लीजिए। सिर्फ सिटिंग जज इसलिए को हटा राज्य के की आप जज जनता बन मंच जाइए, बता फैसला चुकी दे है दीजिए। कि अब कोई आप चारा लोगों को तो नहीं देश है की जुडिशरी और पे भी सिर्फ भरोसा नहीं है। साथ बनेगा आपको ये हालात। नहीं पता सिर्फ कि और 24 सिर्फ घंटे के कांग्रेस अंदर पार्टी के 24 घंटे के नेता जीतेंगे। अंदर उस प्रकरण में जो दोषी थे उन्हें पकड़ के जेल में डालने का काम कहाँ माननीय है? पुष्कर धामी जी के द्वारा उसको किया। क्यों नहीं पेश किया बड़े जाए? कमाल की बात है आपके द्वारा। फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं? वो आप- वीआईपी का नाम आप तो बताइए, जुडिशरी को चैलेंज नाम कर रहे बताइए हैं। वीआईपी इसका का। मतलब आप उस संविधान वीआईपी का नाम ठीक है राजेश जी, मंजू त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट है नरेंद्र जी का ले लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या लगता है अंकिता भंडारी हत्या कांड का जो आरोपी है वो कौन था? जनता इस आधार पर बूथों तक पहुंचेगी या फिर उन मुद्दों के आधार पर पहुंचेगी जो उनकी जरूरत है? बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बेहतर होना चाहिए, इस आधार पर पहुंचेगी। जो मुद्दे नेता उछालते हैं, वो चाहे अंकिता भंडारी का हो, अग्निवीर का हो या दूसरे हों, इन मुद्दों से मतदाता जो है वो एक छोटे नजरिए से एक देखता जरूर है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, लेकिन एक ही मुद्दे को लेकर उसको लकीर पीटते रहने से वो नहीं होता। जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, राजनीति करने के लिए अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड कैसा बनना है, इसकी आने वाले समय पर तस्वीर कैसी होगी, यहाँ पे कानून व्यवस्था क्या हो, यहाँ की सड़कों का क्या हाल हो, और यहाँ पे योजनाओं को लेकर ये दोबारा उन 36 राज्यों में किस तरीके से अपना सर्वोच्च स्थान बना सके, ये इन मुद्दों को लेकर और इन मुद्दों पर अगर किसी दल के पास एक अच्छा रोड मैप है तो मुझे लगता है मतदाता उसके पीछे हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का आगाज कल 19 अप्रैल से हो रहा है और मतदाता बूथों स्थल तक पहुंचेगा उन तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर, और वो है एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विकास का, और विकास के मुद्दों के आधार पर। लेकिन जिस तरीके की जो दावे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं या जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर वो कितने दावे और वादे पूरे होंगे, फिलहाल मतदाता का रुख किस ओर जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। इसी के साथ देवभूमि के चुनावी दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।